इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। और हमने छोड़ा था कि रूमी साहब जो थे वो 25 साल के हो गए, उनकी 25 साल तक की तमाम एजुकेशन बाहावलद जो उनके वालिद हैं उनके अंडर हो गई। और एक अहम बात जो मैंने उस दिन भी बड़ा एम्फेसाइज़ किया था और मैं आज भी वहीं से शुरू करूँगी कि ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि रूमी रूमी जो थे वो एक वेल ग्रूम्ड, वेल लर्नड स्कॉलर थे। वो उनको बनाया गया था नाप तोल के एक बिल्कुल उस हिसाब से कि वो उनकी पोशाक, उनका टर्बन, उनका रोब वो पूरा स्कॉलरली हिसाब से स्टेटस को के मुताबिक पहनते थे। बाहावलद की जो प्रीचिंग्स थी उनके मुताबिक दरवेशिस की अलग जगह होती थी और प्रीचर्स की अलग जगह होती थी, ज्यूरीज की अलग जगह होती थी, आम लोगों की अलग जगह होती थी। और बाहावलद चूँकि इनके वालिद थे और उनकी मीरास लेकर रूमी चल रहे थे, तो रूमी उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे थे। अब अगरचे रूमी पर्सनली तौर पे उस चीज़ से सेटिस्फाई हो या ना हो, बट ही वॉज फॉलोइंग दोज रूल्स जो बाहावलद ने बनाए हुए थे। तो ये बात समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूमी की ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझ नहीं आती जब तक हम ये नहीं देखते कि हाउ इट स्टार्ट्स, एंड दिस इज़ हाउ इट स्टार्ट्स कि ही वाज ग्रूम्ड इन अ वेल लर्न प्रीचर, काजी, जूरिस्ट, स्कॉलर, और भी 5-6 इसकी चीज़ें हैं जो इसने वहाँ पे की हुई हैं। और इवन जब तक इन हिज 30s जब ये इसने मदरसा संभाला, जो इसका कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी था, उस वक़्त ये वहाँ पे 4 कॉलेजेस में प्रोफेसर, लेक्चरर, कुछ भी आप कह लें, वो 4 कॉलेजेस में इसकी पोजीशन थी। वहाँ से जहाँ से हम कहानी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था, वो सिलसिला हमारा टूटा था यहाँ से कि 25 साल की उम्र में फिर बाहावलद साहब इंतकाल कर गए जो इनके वालिद थे, और इनकी तमाम तर तालीम बाहावलद के अंडर हुई थी। बाहावलद बहुत ही रेशनल किस्म के स्कॉलर थे, बहुत ही रेशनल किस्म के अकल, शऊर, तालीमात, शरीयत पे बहुत ज़्यादा फोकस देने वाले। लेकिन एक चीज़ अहम है कि बाहावलद ने ये चीज़ें रूमी को सिखाई थी, लेकिन वो एक उनमें मिस्टिसिज्म था जो उन्होंने रूमी को नहीं सिखाया था। वो रूमी ने कहाँ से सीखा? जब 25 साल की उम्र में बाहावलद की डेथ हो गई, तो रूमी अगरचे तैयार थे, बिल्कुल मुकम्मल उस लेवल पे थे जहाँ से ये मदरसा संभाल सकते थे, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड इनसाइड। उसको लगता था कि मैं अभी इस ओहदे के लिए अहल नहीं हूँ। तो उसी वक़्त में क्या हुआ कि इनके एक अपने बाहावलद के दोस्त थे, एक बहुत बड़े और स्कॉलर थे जिनकी गोद में बचपन में रूमी साहब खेले हुए थे। बुरहानुद्दीन नाम था उनका। इनको पता चला कि बुरहानुद्दीन जो हैं वो कोनिया में आए हुए हैं और इनसे मिलना चाहते हैं, और वो स्पेशली इनसे मिलने में आए हैं। तो वो उनके वाला साहब के दोस्त थे और इनके भी उस्ताद थे बचपन से। तो अब रूमी साहब ने क्या किया कि रूमी साहब ने जाके उनसे मिले और उनको पेशकश की कि आप ये मदरसा संभालें, मेरे बाप के बाद मेरी बजाय आप संभालें और मैं आपकी शागिर्दी में आ जाऊँ। इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है। इसमें एक दो हकायतें हैं, अब दोनों में से जो भी सही है, लेकिन जो मज़े की है वो ये है कि बुरहानुद्दीन जो हैं वो जब रूमी से मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि मुझे ख्वाब में मेरे बाहावलद आए हैं और उन्होंने मुझे ख्वाब में आके डांटा है और कहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि कोनिया में रूमी अकेला है और उसको कौन संभालेगा अगर तुम नहीं संभालोगे। तो ये ख्वाब बुरहानुद्दीन वहाँ से देखता है। और चूँकि हम जब बात करते हैं दरवेशिस की और मिस्टिक्स की और सूफ़ीज़ की, तो उनमें ये ख्वाब और इल्हाम और बशारतें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और मैं अगर आपको बताना भूल गई हूँ कि जब रूमी के बारे में बड़ी हकायतें इस तरह की हैं कि जब रूमी बच्चे थे छोटे से 4-5 साल के, तो उनको फरिश्ते नज़र आते होते थे। और ये सच है या झूठ है जैसा भी है, लेकिन हकायतों में ये है कि बाज़ दफ़ा वो खेलते खेलते बच्चों के साथ खेलते खेलते वो गायब हो जाते थे, और जब वो बच्चे आसपास परेशान हुए और वहाँ पे शोर मचा कि कहाँ गया रूमी, कहाँ गया, तो पता चला वो फिर अपीयर हो जाते थे और वो आके बताते थे कि मुझे तो कोई साथ ले गया था और मैं कहीं सैर कर रहा था और मुझे कुछ दिखाया जा रहा था। तो ये रूमी के बारे में हकायात मौजूद थी। अब हुआ ये कि बुरहान साहब को ख्वाब आ गया और वो खुद और वो हाँ, मज़े की बात ये भी है कि वो तबरेज़ में थे, लेकिन वो तबरेज़ में
तातारियों के हाथों बच गए थे। और वो बचने के बाद वो कोनिया पहुँचे और रूमी ने उनको अपना टीचर बना लिया, अपना प्रीचर बना लिया और अपना मदरसा उनके हवाले कर दिया और ख़ुद उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। अब अगले कुछ साल तक, ऑलमोस्ट तकरीबन 7, 8, 9, 10 साल तक बुरहानुद्दीन ने रूमी को फिर वो सब कुछ सिखाया जो बाहावलद ने नहीं सिखाया था। और वो क्या था जो बाहावलद ने नहीं सिखाया था? वो था मिस्टिसिज्म, वो थी दरवेशी। जो बाहावलद ने डोंट नो कि ये भी एक सीक्रेट है जो इसमें नहीं रिवील हुआ कि किन वजूहात की बिना पे बाहावलद ने वो नॉलेज अपने बेटे को नहीं दिया था, लेकिन वो बुरहान ने दिया। वो बुरहान ने अब अगले कई साल तक रूमी को वो तरबियत दी, स्पेशली स्पिरिचुअलिज्म की, जिसमें वो फास्टिंग पे बहुत ज़ोर देते थे और वो चिल्ले कटवाते थे रूमी से। और रूमी वाज एक्चुअली इन लव विद द फास्टिंग। रूमी को ये फास्टिंग का जो तस्वुर था, और एंड इफ़ यू नो कि आजकल भी मीडिया में और अपर लेवल के यूरोप और बरतानिया और वेस्ट में फास्टिंग जो है एक डाइट कंट्रोल के तौर पे, एक नई चीज़ के तौर पे पेश की जा रही है। और आज का वेस्ट, आज का अमेरिका, आज का यूरोप जो है वो फास्टिंग को एक हेल्थ बेनिफिट के तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये उस वक़्त बुरहान वाल साहब ने रूमी को फास्टिंग करना सिखाई, उनको फास्टिंग पे लगाया, उनसे चिल्ले कटवाए, उनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ माइल किया। तो वो जो रूमी में जो मिस्टिसिज्म पैदा हुई, जो जिस तरह से वो निकली, वो बुरहान की तरफ से, बुरहानुद्दीन की तरफ से उभारी गई, एक्साइट की गई और सिखाई गई थी। अगले ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक बुरहानुद्दीन ने रूमी की इस तरह से तरबियत की मुकम्मल तौर पे। अगर वो पहले रैशनली और पढ़े लिखे ग्रूम किस्म के टीचर और प्रीचर बन चुके थे, तो बुरहानुद्दीन ने रूमी को एक मिस्टिक की सूरत में उसको बनाने की कोशिश की। दाओ ही इज़ नॉट अ मिस्टिक येट, अभी तक रूमी मिस्टिक नहीं बना है। अभी वो समझें कि उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अभी उसने किताबें पढ़ ली हैं, अभी उसने उन दुनियाओं को जान लिया है, लेकिन उस दुनियाओं की खाक छाननी अभी बाकी है जो भी उसने नहीं छानी। अब हुआ क्या? लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट अराउंड 1 डेकेड है जिसमें बुरहानुद्दीन के अंडर रहे और बुरहानुद्दीन ने मदरसा संभाला। और उसके बाद जब बुरहानुद्दीन की डेथ हो गई तो ऑलमोस्ट इन हिज मिड 30s आखिरकार बिला आखिर जो रूमी हैं उनको वो मदरसा, वो कॉलेज, जो जिस जगह पे वो जो उनका था वो उनको संभालना था और उनके सर पे पड़ गई अल्टीमेटली, और उन्होंने संभालना शुरू किया। अब इन तमाम एजुकेशन का जो हमने प्रोसेस देख लिया कि जिस लेवल पे जिस तरह की तालीम उन्होंने हासिल की, उसके बाद अगर हम मिड 30s में 35 लगा लें, 35 साल की उम्र में लगा लें, एक 35 साल का नौजवान, वेल ग्रूम्ड, वेल एजुकेटेड, वेल लर्न, और इतनी यंग एज में कॉलेज का प्रिंसिपल है, प्रीचर है, जज है, यानी कि बड़े बड़े वहाँ के जो ओहदे हैं वो उसके पास है, 4 कॉलेजेस को वो संभाल रहा है, और तो वो बहुत ही वहाँ के स्टेटस को के हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज़ थी। उनके स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा बढ़े और उनमें इतना इजाफा हुआ कि जितना खुद बाहावलद के ज़माने में भी नहीं था। लोग इतना ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ आए जितना उनके वालिद के ज़माने में भी नहीं था। एक तो उनकी अपनी शख्सियत का चार्म था, यंग थे, फिर इतना पढ़ा लिखा था। बाहावलद एक थे, लेकिन रूमी जो थे ये तो बाहावलद और बुरहानुद्दीन दोनों का मिलकर बने हुए थे, तो ये उनसे वे अहेड थे। और उसके बाद लेकिन अच्छा, एक बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इन बड़े बड़े ओहदों के बावजूद, इस ऊंचे हाई लेवल पे होने के बावजूद, वो जो हम चीज़ कहते हैं वो जो एक खालीपन होता है, वो एक जो तशनगी, वो एक जो अधूरापन, कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की ज़्यादती है जो आपको अब टिकने नहीं दे रही, जो आपको सुकून नहीं लेने दे रही। देयर वाज समथिंग लाइक दैट इन रूमी को लगता था कि कुछ है, मुझ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है मेरे साथ जो मैं सुलझा नहीं पाता। स्पेशली वो जो बुरहानुद्दीन ने जो मिस्टिसिज्म उसको सिखाई थी, जो मिस्टिसिज्म के रस्तों पे जिनसे उनको आगाह किया था, उसके बाद वो उनके दिमाग में अब जो गुत्थियाँ थी, अब वो खुद स्कॉलर थे जो हाईएस्ट पीक के सबसे ऊंचे वाले, अब जो उनके दिमाग में मसाइल थे, अब जो उनके दिमाग में उलझने और गुत्थियाँ थी, वो
किससे, अब वो किससे डिस्कस करते, वो किससे जाके बात करते, क्योंकि उनके लेवल पे वहाँ पे कोई था ही नहीं, बाकी सारे तो उनके स्टूडेंट्स थे या उनके फॉलोअर्स थे। यानी कि एक इतने ऊंचे लेवल पे अगर हम बात करते हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा कि हम किसका हवाला दें कि आज कल हमारे यहाँ ऐसा कौन सा होता है। लेकिन आप ये कह लें कि इंटेलिजेंसिया में जब हम बात करते हैं, जब जो सबसे ऊंचे क्रीम लेवल के होते हैं, उनको भी एक कंपनी की, एक एसोसिएशन की ज़रूरत होती है, वो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते रहें। लेकिन रूमी के लेवल पे उस वक़्त, जो कि आपको मैंने बताया कि तमाम अरब वर्ल्ड में, मिडल ईस्ट में जो उस वक्त थे वह तातारी थे, उनको दूसरी तमाम रियासतों में कत्ले आम हो रहा था। तो वहाँ पे एक शहर में उस ज़माने में एक या दो ही होते थे, और वहाँ पे वो रूमी अकेले थे अपने, और जिन जो थे वो भी उनके साथ उस लेवल पर नहीं थे, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री उस तरह से मैच नहीं करती थी, उनके साथ उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मैच नहीं करती थी, जिनको वो एसोसिएट नहीं कर सकते थे। तो रूमी के अंदर ये एक चीज़ थी कि पहले उनको लगता था कि ये तमाम जो वैल्यूज़, जो स्टेटस को का सिस्टम, ये जो उठना बैठना चलना फिरना, ये क्लास के जो वीआईपी सिस्टम वहाँ पे स्कॉलर्स के लिए था, दरवेशीज़ के लिए था, आम मुसाफिरों के लिए, आम लोगों के लिए था, वो सेपरेट था। जो दरवेश अलग अंदाज से चलते थे, स्कॉलर्स अलग अंदाज से चलते थे, उनकी बैठने की जगह अलग होती थी, उनकी रहने की जगह अलग होती थी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा रूमी को इन्वाय करती थी, इनसे थोड़ा सा रूमी डिस्टर्ब रहता था। लेकिन जो उससे भी बड़ा मसला था वो ये था कि अब वो जिस लेवल पे है, अब उसको जो मसाइल देखने पड़ रहे हैं, अब जो गुत्थियाँ उसके दिमाग में सुलझ नहीं रही हैं, वो किससे डिस्कस करे, और उसको ऐसा कोई बंदा मिलता नहीं था, उसको अपने आसपास ऐसा कोई बंदा मिलता नहीं था जो इस मामले में, इस मुश्किल में उनकी मदद कर सके। अब ऐसे में क्या होता है कि एक दिन एक काले कपड़ों में, बिल्कुल भद्दे फटे पुराने बोरी वाले स्टफ़ वाले कपड़े में, गंदे मंदे हुलिये में, नंगे सर से, और वो इसको में शम्स उन शहर में ज़ाहिर कैसे होते हैं। और वो खुद शम्स बाद में एक दफ़ा कहते हैं, अपनी गुफ्तगू के दरमियान कहते हैं कि उस दिन जो मेरा हुलिया था, जो मेरी पगड़ी थी, और जो मेरा सर गंजा था, तो वो खुद कहते हैं कि उसकी कीमत एक कौड़ी की भी नहीं थी, वो इतने बुरे हुलिये में थे। वो दरवेश थे, और वो खुद को एक कौड़ी से भी कम हुलिये में रखने में खुश थे। और ये जो दरवेश था, ये जनाब बड़ी दूर से आया था, और उन तमाम उस वक्त के स्टेटस को के जो रूल्स थे कि दरवेश यहाँ रहेंगे, मुसाफिर वहाँ रहेंगे, और स्कॉलर्स यहाँ रहेंगे, और ऐसे बैठेंगे, और ऐसे, उन तमाम को वायोलेट करता हुआ शम्स आया। और वो दरवेश लॉज में नहीं रहा जो स्पेशल होती थी दरवेशों के लिए, वहाँ पे कि अगर दरवेश एक रियासत से दूसरी रियासत जा रहे हैं और वो मुसाफिर हैं, तो वो इस दरवेश लॉज में रहेंगे। तो वो दरवेश लॉज में नहीं रहा, वो मुसाफिर खाने में जाके रहा। और मुसाफिर खानों में भी मैंने पढ़ा है कि उन्होंने इतना बड़ा ताला लगाया होता था कि जैसे उनका अंदर पता नहीं कितना सामान रखा हुआ है, हालांकि अंदर एक सिर्फ वो जो एक सफ़ होती है लकड़ी की, वो बनी हुई, पता नहीं धान की बनी हुई होती है, वो होती थी अंदर सिर्फ। तो ही वॉज इन अ डिस्गाइज, और वो मुकम्मल तौर पे वो इतना ख़राब हुलिया था कि अगर वो बाहा वलद का ज़माना होता, उनके रूल्स वहाँ पे चल रहे होते, या वो वहाँ पे होते, तो वो मौलाना रूमी तक पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन शम्स उस वक़्त ना सिर्फ रूमी तक पहुँचा, बल्कि उन्होंने उसके खच्चर की, जिस पे वो बैठे हुए थे, उसकी जाके लगाम पकड़ ली और उससे जाके एक सवाल पूछा। नाउ दिस इज़ देयर फर्स्ट इनकाउंटर, जब रूमी ने शम्स को देखा और शम्स ने रूमी को देखा। और इस वक्त शम्स जो है उसकी उम्र 60 साल है, एक गंदे हुलिये में, रोटन हुलिये में, बिगड़े हुए हाल में, दूर से आया हुआ, मट्टी से भरा हुआ मुसाफिर। और रूमी एक आली शान, उस शहर की सबसे ऊंची हस्ती, सबसे ऊंचा समझे चीफ जस्टिस, वहाँ का खतीब, वहाँ का काजी, जो सबसे, जिसको वो बंदा जिसको लोग एक नज़र देखने के लिए तरसते हैं, जिसको लोग हाथ लगाना, जिसको उससे के पास बैठना लोग इल्म की मीरास समझते हैं, एक तरफ वो। अब शम्स ने आकर रूमी की खच्चर की लगाम पकड़ ली और उससे एक सवाल किया। और वो जो सवाल किया, अब वो जो सवाल था, वो सवाल ऐसे नहीं था कि उसका जवाब रूमी के पास नहीं था। शम्स ने सवाल किया और रूमी ने उसका फौरन जवाब दिया।
लेकिन ये गुफ्तगू ऐसी थी कि जो उनके आसपास खड़े लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन उन दोनों को पता चल गया कि ये कोई दूसरा तरफ जो बंदा है, ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ बंदा है, और दोनों को पता चल गया कि यही वो बंदा है जो हमें चाहिए था, जिसकी हम तलाश में थे। एक तरफ रूमी को ऐसा अपने आसपास नहीं मिल रहा था जो उसके मसाइल हल करने में उसकी मदद कर सके। एक तरफ से शम्स बताता है कि वो बड़ी दूर से एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा कंपेनियन, एक ऐसा साथी ढूंढने के लिए आया था जो उसके साथ उसके मसाइल में उसकी गुत्थियों को सुलझा सकता हो। और इस एक सवाल ने उनका पैचअप कर दिया था, उनको बता दिया था, एक दूसरे से आशना कर दिया था, और वो एक दूसरे की अहलियत और उनकी असलियत उस एक सवाल से समझ गए थे। और वो सवाल जो है, उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे है कि जैसे इसमें जो साइकी मिलती है, अच्छा इस पे हम बात बाद में करेंगे कि इसमें जो साइकी मिलती है। इसके साथ बात जो अगली बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है ख़त्म होने से पहले पहले, वो ये बात कि इसके बाद हुआ क्या कि जनाब रूमी के एक दोस्त ऐसा है, उसका नाम है साले, एक दोस्त है साले। अब ये शम्स और रूमी एक दूसरे के साथ इतने करीब हो गए हैं कि अपना घर छोड़ के रूमी साले के घर में एक कमरे में शम्स के साथ बैठा है, और घंटों कई कई दिन सुबह शाम दिन रात लगातार वो उसके घर के कमरे में बंद हैं, और वहाँ पे अंदर दो लोगों के बीच में गुफ्तगू हो रही है, मुलाकात हो रही है। अंदर अब क्या हो रहा है? रूमी और शम्स, दो लोग जो अचानक एक दिन सड़क पे मिल जाते हैं, और वो एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि किसी के घर के एक कमरे में जाके अंदर से कुंडियां लगाकर दो लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और वो कई दिन, इवन पहले तो शायद मेरा ख्याल है 1 या 2 महीने वो वहाँ उस कमरे से नहीं निकले। इसके साथ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि रूमी जो हैं वो एक कॉलेज के, एक नहीं 4 कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वहाँ के हेड हैं, जहाँ पे उनको रोज़ जाना है, जहाँ का इंतज़ाम उनको रोज़ देखना है। वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ाना आपका वहाँ पे वेट कर रहे हैं। आपके 4 कॉलेजेस हैं जिनको आपने जाकर देखना है, लेकिन आप क्या है कि आप सारा कुछ छोड़कर एक बंदे को लेकर किसी के घर के एक कमरे में कुंडी लगाकर अंदर बैठे हुए हैं, और महीनों वहाँ पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे सिवाय 1-2 लोगों के या रूमी के बेटे वलद सुल्तान के, वहाँ पे किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं है। अब ये क्यों है? ये एक